चुके हैं हमारे अमितोपीडिया यूट्यूब चैनल पर आर्टिकुलेट, जिसमें आज मैं आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूं भारत के सबसे ताकतवर सियासतों में से एक के बारे में। मैं बात करने जा रहा हूं उस एक सियासत के बारे में जिसने भारत के लोगों के लिए सोचा। मैं बात करने जा रहा हूं उस सियासत, उस ताकत के बारे में जो महाराष्ट्र से उठे और पूरे भारत पर, समूचे भारत पर झंडा गाड़ने की ताकत, हौसला और बुलंदी रखा करते थे। लेकिन सवाल है कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि ये भारत पर, समूचे भारत पर अपने शासन को कायम नहीं कर पाए। क्या ये इनकी गलती थी, इनकी कमजोरी थी, या किसी दूसरे ताकत की चालाकी थी? तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। जी हां, आज मैं बात करने जा रहा हूं मराठाओं के बारे में। वो मराठा जिसमें शिवाजी के नाम का गौरव हमें देखने को मिलता, वो मराठा जिसके शिवाजी के गुरिल्ला वार पद्धति को आज भी हम सभी सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से फॉलो करते हैं। वो मराठा जिसमें वीर बाजीराव पेशवा हमें दिखते हैं। वो मराठा जो समूचे भारत को एक सूत्र में बांधने का कुवत रखते थे। अगर भारत में मुगलों के बाद सबसे ताकतवर कोई अगर शख्सियत था और मुगलों को के बाद अगर भारत को में पूरे समूचे भारत को एक सूत्र में बांधने का अगर कोई हिम्मत रखता था तो वो केवल और केवल मराठे थे। तो चलिए आज उन मराठाओं के कहानी को शुरू करते हैं। यहां पर जब हम मराठाओं का बात करेंगे तो सबसे पहले मराठाओं के आप पूरे सीरीज को देखो, उनके फैमिली बैकग्राउंड से हम लोग शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होता है राजस्थान की भूमि से, ना कि महाराष्ट्र की भूमि से। जी हां, बहुतों के लिए ये नया होगा, जिन्हें पता भी नहीं होगा। तो चलिए आज इसे पता करते हैं। तो ये शुरू हुआ था, जो मराठाओं का कहानी है वो सिसोदिया डायनेस्टी से, सिसोदिया वंश से। मेवाड़ में सिसोदिया वंश का शासन था और जब सिसोदिया वंश मेवाड़ पर शासन कर रही थी और उसमें सज्जन सिंह का हुकूमत चल रहा था, तभी अलाउद्दीन खिलजी हमला करता है इन पर। हमला में जब ये सज्जन सिंह, कहीं कहीं पे सुज्जन सिंह भी लिखा हुआ मिलता है, हार जाते हैं तो ये जान बचाकर भागते हैं महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र भागे और वहीं पर अंततः बस गए। काफी समय बाद का कहानी हमें पता चलता है कि इसी वंश में आगे जाकर के एक व्यक्ति आते जिनका नाम था उग्गा सिंह, और उग्गा सिंह के दो संतान हुए, कर्ण सिंह और शुभकर्ण। तो चूंकि हमें शिवाजी तक पहुंचना है तो शुभकर्ण के फैमिली ट्री को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। शुभकर्ण के एक बेटे हुए जिनका नाम था भोसले, और भोसले के बेटे का नाम हुआ बालाजी भोसले। यही बालाजी भोसले के दो संतान होते हैं, मालोजी और विट्ठोजी। और चूंकि हमें शिवाजी तक पहुंचना है तो हम मालोजी के फैमिली ट्री की तरफ बढ़ेंगे। मालोजी के बेटे का नाम था शाहजी। यहां पर मालोजी का कहानी रुक करके बताना मैं थोड़ा मुनासिब समझूंगा। मालोजी जो कि खेतीबाड़ी का काम किया करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं राजपूताना खून उबाल मार रहा था और वो खेतीबाड़ी छोड़ करके बन गए बॉडीगार्ड। और ये बॉडीगार्ड बनते हैं लखूजी यादव के, एक जमींदार जो थे, उसी जमींदार लखूजी यादव के ये बॉडीगार्ड बन जाते हैं। आगे मालोजी आगे बढ़ते हैं, वहां पर भी उनका मन नहीं लगा। वहां पर भी एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन करने के बाद वो आगे बढ़े और अहमदनगर के सुल्तान के सेनाओं में शामिल हो गए। इनके दमखम को देखते हुए अहमदनगर का सुल्तान इनसे खुश हो जाता है और इन्हें पूना दे देता है कि जाओ तुम पूना की जागीरदारी लो और वहां पर हुकूमत चलाओ हमारे एवज में, हमारे झंडों तले। और इस तरीके से मालोजी खेतियर किसान से शुरू करते हैं और अंततः वो एक शासक के गद्दी तक पहुंच जाते हैं। वहीं मालोजी के एक संतान जो थे शाहजी। अब शाहजी का जीवन का कहानी आता है। वही जमींदार लखूजी यादव जिसके अधीन कभी मालोजी बॉडीगार्ड की सेवा दिया करते थे, उसी लखूजी यादव की बेटी जीजाबाई से शाहजी का विवाह हो जाता है। और इस विवाह के बाद इनका जो संतान होता है उनका नाम था द ग्रेट शिवाजी। द ग्रेट शिवाजी के दो संतान हुए, राजा राम
और संभाजी। संभाजी के एक बेटे हुए शाहजी द्वितीय। तो ये तो था शिवाजी का फैमिली ट्री। लेकिन आपको पता होगा कि मराठाओं में पेशवाओं का बड़ा महत्व रहा। ये पेशवा शुरू से ताकतवर नहीं थे। ये पेशवा तो एक साधारण मंत्री के तौर पे हुआ करते थे शिवाजी के टाइम में। लेकिन शिवाजी के बाद के राजाओं के टाइम पीरियड में पेशवाओं को अधिक पावर दे दिया गया। राजा बैठ गए गद्दी पर और सारा मोर्चा अब पेशवा संभालने लगे थे। और ऐसे में जो सबसे पहले ताकतवर पेशवा सामने आते हैं उनका नाम था बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ के बेटे का नाम हुआ बाजीराव प्रथम। और बाजीराव प्रथम के बाद उनके दो बेटे होते हैं, रघुनाथ राव और बालाजी बाजीराव, जिन्हें नाना साहेब भी बोला जाता है। जो नाना साहेब थे यानी बालाजी बाजीराव, ये उम्र में तो छोटे थे लेकिन हुनरमंद थे। और मराठाओं में हुनर को कदर मिलता है, ना कि उम्र और पद को। तो यहां पर अब आते हैं बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव जब गद्दी पर बैठे तो ये बात रघुनाथ राव से बर्दाश्त नहीं होता कि मेरा छोटा भाई मेरे रहते गद्दी पर कैसे बैठ रहा है। लेकिन भाई होने के नाते वो बर्दाश्त कर लिए। कुछ समय बाद बालाजी बाजीराव का मृत्यु हो जाता है और तब गद्दी पर बैठते हैं बालाजी बाजीराव के बेटे माधवराव। और ये बात रघुनाथ राव से एकदम से बर्दाश्त नहीं होता है कि मेरा छोटा भाई गद्दी पर बैठा, वहां तक तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, अब और मैं आगे कैसे बर्दाश्त करूं। तो फिर रघुनाथ राव अपने ही भतीजे माधवराव की हत्या करवा देता है। ये माधवराव वही व्यक्ति थे जो पानीपत के तीसरे युद्ध में लड़े भी थे। अब माधवराव के हत्या के बाद गद्दी पर बैठ जाते हैं नारायण राव। इसे और बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैंने अपने भतीजे को मरवाया, अब तो मुझे गद्दी मिलना चाहिए। लेकिन उन्हें मिलने के बजाय माधवराव के भाई नारायण राव को गद्दी मिल जाता है। और इस बार रघुनाथ राव नारायण राव की भी हत्या करवा देता है। और तब गद्दी पर बैठते हैं नारायण राव और गंगाबाई के बेटे सवाई माधवराव। लेकिन इतना आसान नहीं था सवाई माधवराव का गद्दी तक पहुंचना। तो आज की कहानी में हम सभी जानेंगे कि कैसे सवाई माधवराव गद्दी तक पहुंचे। रघुनाथ राव इसी तरीके से जो हत्या करवा दी अपने दो भतीजों का, उसके बाद उनका क्या अंजाम हुआ, क्या हश्र हुआ और क्या ऐसा कारण था कि अंग्रेजों का मराठाओं से युद्ध हुआ। तो चलिए कहानी को समझते हैं। मराठाओं के बीच आंतरिक युद्ध चल रहा था, गृह युद्ध चल रहा था, कहीं ना कहीं षड्यंत्र चल रहा था। ये बात अंग्रेजों के कान तक पहुंच जाती है। और जब अंग्रेजों के कान तक पहुंची तो अंग्रेज तो सातिर थे, वो इंतजार कर रहे थे ऐसा कोई भी मौका मिले तो हाथ आजमा ले। और अंग्रेजों को मौका मिल चुका था। अंग्रेज अब हस्तक्षेप करना शुरू करते हैं। 1772 का वक्त था, माधवराव का मृत्यु करवा दिया गया था। उन्हीं के चाचा रघुनाथ राव के वजह से नारायण राव का भी हत्या करवाया जा चुका था और रघुनाथ राव पेशवा की गद्दी पर बैठ चुके थे। लेकिन नाना फडणवीस को ये बात गवारा नहीं हुआ, क्योंकि वो जानते थे रघुनाथ राव के पास वो क्षमता नहीं कि इतने बड़े मराठाओं के साम्राज्य को वो संभाल सके। नाना फडणवीस इस बात का काफी कड़ा विरोध करते हैं कि ये कैसे गद्दी पर बैठ सकता है। और इधर नाना फडणवीस जो कि मराठाओं के मैकियावेली कहलाते थे, काफी इनका ओहदा था, काफी ऊंचे तबके पर बैठा करते थे, लोग इनको वैल्यू दे दिया करते थे। और इस वजह से अंततः पेशवा की गद्दी पर नारायण राव और गंगाबाई के बेटे सवाई माधवराव को बैठा दिया जाता है। ये बात रघुनाथ राव से बर्दाश्त नहीं हुआ और रघुनाथ राव समझ चुका था कि ऐसे तो मैं इस गद्दी को प्राप्त नहीं कर सकता, मुझे कुछ षड्यंत्र करना होगा। और रघुनाथ राव 1775 ईस्वी में बंबई के अंग्रेजी सरकार से दोस्ती कर लेता, संधि कर लेता है। इस संधि के तहत ये तय किया जाता है कि सियालकोट, बसीन, ये सब अंग्रेजों को दे दिया जाएगा। सूरत और भड़ोत से होने वाला जो आय है वो भी हम अंग्रेजों को आपको देंगे, बदले में आप हमारी मदद करो, आप हम मेरे साथ आओ। रघुनाथ राव ने बोला कि आप मेरे साथ आओ, इन मराठाओं को हराओ, मुझे पेशवा की गद्दी पर बैठना है, मैं पेशवा बन गया तो आपको ये सारे फायदे में दिलवा दूंगा।
अंग्रेज तो बस मौके का इंतजार कर रहे थे। अंग्रेज अपने 2500 सेनाओं को भेज देते हैं रघुनाथ राव के साथ। तो रघुनाथ राव अंग्रेजों के 2500 सेना के साथ निकल पड़ते हैं युद्ध में। यह युद्ध होता है मराठाओं और रघुनाथ राव, जिसे समर्थन मिला हुआ था अंग्रेजों का, इन दोनों के बीच में। इस युद्ध में नाना फडणवीस मोर्चा संभालते हैं। एक तरफ नाना फडणवीस फ्रांसीसियों को अपने मराठा क्षेत्र में आने का मौका दे रखे थे, उन्हें यहाँ पर व्यापार करने का इजाजत दे रखे थे, और इसी कारणवश कलकत्ता के अंग्रेजी सरकार के साथ मराठाओं के साथ जो हुई संधि थी कि अंग्रेज मराठाओं की मदद करेंगे और मराठा अंग्रेजों की मदद करेंगे, वो संधि टूटी। एक तरफ तो अंग्रेजों का ही एक दस्ता जो बंबई अंग्रेजी सरकार था वो हमला किया, दूसरी तरफ नाना फडणवीस भी फ्रांसीसियों को बुलावा भेज चुके थे कि हमारे क्षेत्र में आप व्यापार कर सकते हो। तो दोनों साइड से ये संधि टूटता है। अंततः ये युद्ध होता है पूना में, जिसे आंग्ल मराठा युद्ध कहते हैं। पहला आंग्ल मराठा युद्ध जो 1775 से शुरू हुआ और 1782 में खत्म होगा, ये युद्ध शुरू होता है और इसमें अंग्रेज हार जाते हैं। जी हां, आपने सही सुना, इस युद्ध में वो अंग्रेज हार जाती है। और ये अंग्रेज कलकत्ता वाली मेन सेंटर पॉइंट नहीं थी, ये अंग्रेज बंबई वाली अंग्रेज सरकार थी, हार जाती है। और इस हार के बाद होता है संधि, जिसे हम लोग बोलते हैं बड़गांव की संधि 1779 में। यह संधि अंग्रेजों के लिए काफी अपमानजनक रहा, क्योंकि इस संधि के तहत वो सारे ट्रीटी, वो सारे क्षेत्र जो अंग्रेजों के हाथ में थे, उन्हें रिटर्न करना पड़ गया पेशवा को, यानी मराठों को। अब जब यह बात पता चला कलकत्ता की सरकार को, कलकत्ता की अंग्रेजी सरकार को, तो वो खफा हो गई। बोली 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंबई हमारे अधीन है, तो इस कारणवश बंबई अपने मन से कोई भी फैसला नहीं ले सकती और हम इस संधि को नहीं मानते हैं। और इस बात को दमखम से मनवाने के लिए कलकत्ता में बैठे गवर्नर जनरल वॉरेन हास्टिंग ने अपने सेनाओं को भेज दिया मराठों पर आक्रमण करने। और इस आक्रमण में अहमदाबाद, बसीन, ये दोनों अंग्रेज जीत लेते हैं। और उसके बाद, इस युद्ध के बाद, मराठाओं को संधि के लिए फिर आगे आना पड़ता है, क्योंकि मराठा समझ चुके थे कि इन अंग्रेजों से अभी युद्ध जीत पाना थोड़ा मुश्किल है, हम तो आंतरिक गृह युद्ध में ही फंसे हुए हैं। इसी कारण से वो रुक गए और संधि के लिए तैयार हो गए। अब यहां पर होती है सालवाई की संधि 1782 ईस्वी में। ये सालवाई की संधि में एक तरफ पेशवा माधवराव को, जो कि बनाया जा चुका था, सवाई माधवराव को, अर्थात रघुनाथ राव को हटा दिया गया था, पेंशन देके बैठा दिया गया था। और इस पूरे संधि पर हस्ताक्षर करने वाले दो व्यक्ति थे। एक थे 1782 में वॉरेन हास्टिंग और 1783 में नाना फडणवीस। और इस सिग्नेचर के बाद, इस हस्ताक्षर के बाद अगले 20 सालों तक मराठाओं और अंग्रेजों के बीच एक भी युद्ध नहीं होता है। इस संधि का, इस सलवाई की संधि का एक और इंपॉर्टेंस हमें यह दिखता है कि अंग्रेजों ने मराठाओं से वादा किया कि हैदर अली से आप सभी अलग रखना, हैदर अली के खिलाफ हम आपकी मदद करेंगे और आप हमारी मदद करना। कंपनी का कहीं ना कहीं इज्जत तो बच गया, लेकिन आर्थिक काफी नुकसान हो गया उस युद्ध में, क्योंकि उस युद्ध के माध्यम से कंपनी को कुछ नया नहीं मिला जिससे रेवेन्यू जनरेट हो सके। तो कंपनी का जो सेना मरा, जो हथियार लगा, तो आर्थिक नुकसान था। और अंग्रेज बदला लेने में माहिर थी और अंग्रेज अब इंतजार कर रही थी अगले मौके का। तो इस तरीके से कुछ पहला आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त होता है। लेकिन ये केवल एक अर्ध विराम था, पूर्ण विराम नहीं, क्योंकि अंग्रेजों की लालच की नीति कुछ ऐसी थी कि जब तक वो अपने शिकार को पूरी तरीके से निगल ना ले, तब तक उनकी इच्छा समाप्त नहीं होती थी। और यहाँ भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। 1803 का वक्त आता है और 1805 तक ये चलता है आंग्ल मराठा युद्ध दूसरी दफा। कहानी शुरू होता है वेलेजली से। वेलेजली एक बड़ा ही सातिर व्यक्ति था।
वो बोला कि भारत में अगर फैलना है तो एक नया स्कीम लगाओ। चूंकि भारत के राजे रजवाड़े अंग्रेजी शक्ति के दीवाने हो रखे थे, यूरोपियन पावर के दीवाने हो रखे थे, उन्हें समझ में आ चुका था कि इन अंग्रेजों की एक छोटी सेना भी हम भारतीयों के बड़े सेनाओं को हरा सकती है। और इन्हीं सब कारणों से वेलेस्ली इन सभी चीजों का फायदा उठाना चाहता था। वेलेस्ली लेके आया सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस। इस सब्सिडरी अलायंस में यह था कि एक नियम था, एक शर्त था। शर्त क्या? अंग्रेज बोलते थे भारतीय राजाओं को कि आप अपने सारे सिपाहियों को हटा दो और बदले में हम आपको सिपाही देंगे, यूरोपियन पावर से ट्रेंड, यूरोपियन हथियारों से लैस सेना देंगे। बशर्ते आपको क्या करना होगा कि अपने शासन क्षेत्र के किसी एक इलाके में एक कैंटोनमेंट बनाना होगा जहां पर ये सेनाएं रहेंगी। दूसरा, जितने भी आपका संबंध दूसरे अन्य यूरोपियन ताकत से वो खत्म करना होगा, क्योंकि आपका जितना भी बाह्य मामला, एक्सटर्नल अफेयर, वो हम हैंडल करेंगे, आप केवल इंटरनल हैंडल करो। और आपको उन सभी सेनाओं के बदले में उसका जो चार्ज है वो पे करना होगा। ये एक स्कीम था। राजे रजवाड़े भी उस वक्त काफी आलसी हो चुके थे, कमजोर हो चुके थे। बोले कि बढ़िया है, मेहनत नहीं करना पड़ेगा, और वो सभी इस डील से एग्री कर गए। बहुत सारे राजे रजवाड़े एग्री किए, लेकिन इसमें एक ब्लैक पॉइंट भी था, वो ये कि अगर आप तय समय सीमा तक इस सब्सिडरी अलायंस का खर्चा देने में कामयाब नहीं हो पाते हो तो आपके शासन क्षेत्र में से कोई भी एरिया अंग्रेज आपसे छीन सकते थे। और अंग्रेजों का यही तो स्कीम था कि धीरे धीरे करके सारे एरिया को छीन लेना। और बहुत सारे भारतीय राजे रजवाड़े अंग्रेजों के इस आक्रामक और शातिर चाल का शिकार होते गए। जब मराठाओं के पास ये पेशकश किया गया, इस स्कीम को लाया गया, मराठा मना कर दिए, क्योंकि मराठाओं के मेकियावेली कहे जाने वाले नाना फडणवीस थे। नाना फडणवीस समझ चुके थे कि अंग्रेजों का इसके पीछे चाल क्या है, और नाना फडणवीस मना कर देते हैं। अंग्रेज एड़ी चोटी का जोड़ लगाते हैं कि ये मान जाए, लेकिन ये मना करते गए और अंततः नहीं माने। लेकिन एक तरफ तो नाना फडणवीस मराठाओं को मजबूत करने में लगे थे, और दूसरी तरफ इन्हीं मराठाओं में से कुछ लोग अपने स्वार्थ की वजह से, अपने एक लालच की वजह से पूरी मराठा ताकत को कमजोर करते जा रहे थे। और इस बार ये व्यक्ति थे बाजीराव सेकंड। ये बाजीराव द्वितीय जो थे, ये चाहते थे कि पूरी तरीके से मराठा पावर मेरे हाथ में, अकेला मेरे हाथ में आ जाए। इसके लिए ये अपने स्थिति को बनाए रखने के लिए सभी मराठा सरदारों में आपस में युद्ध करवा दिए, लेकिन ये खुद इन सभी चालों का शिकार बन के रह गए। अंततः दौलत राव सिंधिया और यशवंत राव सिंधिया के बीच में युद्ध होता है। इस युद्ध में दोनों का मकसद यही था कि आपस में भिड़ करके एक दूसरे को खत्म करना, एक दूसरे में से किसी भी एक को मारना है और पेशवा की गद्दी को हाथ लगाना। यानी पेशवा की गद्दी की तरफ एक तरफ सिंधिया भी बढ़े और एक तरफ होलकर भी बढ़े, दोनों आपस में भिड़े उस पेशवा की गद्दी के लिए। पेशवा तो यहाँ पर फंस गया बीच में, सबों को लड़वाना था, खुद वो शिकार बन रहा था। अब पेशवा मारा जाता है, लेकिन यहां पर पेशवा मारा जाता उसके पहले पेशवा ने होलकर पर हमला कर दिया और बिट्ठो जी मारे जाते हैं। बिट्ठो जी जो कि होलकर के भाई थे। बदले में होलकर भी हमला कर देते हैं पेशवा पर और पूना पर। और जब ये पूना पर हमला किए, पूना पर आक्रमण किए, तो उस वक्त पेशवा का साथ देने वाला अगर कोई था तो वो था सिंधिया। ये दोनों साथ में मिलकर के होलकर पर अटैक करते हैं, लेकिन अंततः होलकर से हार जाते हैं। भाई का बदला लेने आया था होलकर, ये हरा देते हैं दोनों को। पेशवा को जान बचा के भागना पड़ता है और वो भागता है कहां? बसीन की तरफ। जब वो बसीन की तरफ भागता है, उधर ही यशवंत राव होलकर वो प्रयास करते हैं किसी तरीके से अंग्रेज को भी हराएं। पेशवा को तो हरा चुके, भगा चुके हैं, अब अंग्रेजों को भी हराएं, जो कि बार बार पेशवा का मदद करता है। बाकी भारतीय राजे रजवाड़ों से वो मदद लेते हैं, लेकिन
अंग्रेजों के सामने ये टिक नहीं पाते हैं और अंग्रेजों से ये शिकस्त खा बैठते हैं। और यहीं पर अंग्रेज अपनी पुरानी नीति को चलता है, संधि, और इस बार होती है वसीम की संधि। इसमें यह तय किया गया, यह घोषणा किया गया कि पेशवा एक ऑटोनॉमस है, ऑटोनॉमस पावर। लेकिन यूं ही नहीं, बदले में अब अंग्रेजी आर्मी पूना में बैठेगी। मराठाओं का बहुत सा एरिया जैसे गुजरात, तापी, नर्मदा, तुंगभद्रा, इन सबों से आने वाला 26 लाख का रेवेन्यू अब अंग्रेजों के हाथ में जाएगा। सूरत से आने वाला रेवेन्यू अंग्रेजों के खाते में जाएगा। और इस तरीके से पेशवा अपने जान को बचाने के लिए, अपने सत्ता को बचाने के लिए अपने मराठे साम्राज्य के काफी, कह सकते हो, कीमती नगीने को अंग्रेजों के सामने गिरवी रख देता है। अंततः यह भी तय किया जाता है कि अब पेशवा निजाम से चौथ नहीं मांगेगा, गायकवाड़ पर हमला नहीं होगा, और अब अंग्रेज भले ही मराठाओं का मदद करेगी, लेकिन बदले में मराठाओं को भी अंग्रेजों के लिए हमेशा तैनात रहना पड़ेगा। यानी अब ये मराठा अपने जान को बचाने के लिए अपनी आज़ादी और अपनी ताकत को गिरवी रख चुके थे। इस तरीके से ये दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध भी समाप्त होता है। और इसके काफ़ी साल बाद, जो 1805 में समाप्त हुआ, लगभग मैं बोल सकते हो 12 साल बाद 1817 में वापस से आंग्ल मराठा युद्ध शुरू होता है। इसे हम लोगों ने नाम दिया तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। ये 1817 से शुरू होकर 1819 तक चलता है। और इस युद्ध के अगर पृष्ठभूमि की तरफ देखें तो सबसे पहले हमें दिखता है अंग्रेजों के द्वारा 1813 में लाया गया चार्टर एक्ट। इस एक्ट ने बाकी सभी अंग्रेजों को भारत में आकर व्यापार करने का निमंत्रण दे बैठा था। यानी उन सबों के लिए खुला दरबार तैयार कर दिया था। अब भारत में सारे यूरोपियन आ रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, यहाँ पर अंग्रेज बढ़ते जा रहे हैं, तो इन अंग्रेजों का सेफ्टी भी जरूरी। और इसी एवज में, इसी चीज का बहाना बनाते हुए इन अंग्रेजों ने पिंडारियों पर आक्रमण करना शुरू किया। ये पिंडारी कौन थे? ये पिंडारी कुछ आदिवासी लोग थे जो कि मराठाओं की मदद किया करते थे युद्ध के वक्त। ये मराठाओं का मदद करते थे सेना के बल पर। बदले में युद्ध में जितना भी लूटपाट होता था ये अपने पास रखते थे। इन्हीं से इनका पूरा जीवन यापन होता था। अब अंग्रेज इन पिंडारियों पर हमला करने लगे तो मराठाओं को लगा ये पिंडारियों पर आक्रमण नहीं, ये हम पर आक्रमण है। और मराठा इसका जवाब देना चाहते थे, इसका विरोध करना चाहते थे। और इसी कारण से इस बार फिर युद्ध छिड़ता है पेशवा और अंग्रेजों के बीच में, मराठाओं और अंग्रेजों के बीच में। इस युद्ध का भी नतीजा वही होना था जो हर बार होते आया, मराठाओं की हार और अंग्रेजों की विजय। सवाल है कि हर बार मराठा हारते गए और अंग्रेज जीतते गए, क्यों? क्यों हर बार मराठा हारते गए और अंग्रेज जीतते गए? इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण नेतृत्व की कमी। आप देखो, शुरुआती दौर में अंग्रेज हिम्मत नहीं कर पाए थे मराठों से भिड़ने का। जब मराठा कमजोर हुए तभी अंग्रेज हावी हुए, जब मराठा आपस में भिड़े तभी अंग्रेज हावी हुए। यानी कहीं ना कहीं ये सिविल वॉर, गृह युद्ध सबसे बड़ा कारण बना। कोई भी राजनीतिक मजबूती नहीं बचा था, दमखम वाला व्यक्ति नहीं बचा था, कोई मजबूत राजनीतिक नेतृत्व नहीं बचा था। इनकी सेनाएं भी कमजोर थी। ये मराठा या बाकी भारतीय राजे रजवाड़े रियासत सेना परमानेंट नहीं रखा करते थे। ये रखते थे युद्ध के वक्त, बस बुलाते थे जरूरत के वक्त। तो वेल ट्रेंड आर्मी नहीं मिल पाती थी इन्हें। इकोनॉमी भी सही नहीं था। ऐसा नहीं कि स्टेबल है इकोनॉमी, अनस्टेबल इकोनॉमी कंडीशन। और उन सबों के बनिस्पत ये अंग्रेज, एक ट्रेंड आर्मी, परमानेंट सैलरी, स्टेबल इकोनॉमी, इन सभी वजह से अंग्रेज जीतते गए और भारतीय राजे रजवाड़े रियासत हारते गए। तो इस तरीके से आपको अभी तक में ये पता लग चुका होगा कि कैसे अंग्रेजों ने मराठाओं को अपना शिकार बनाया और कैसे इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी बड़ी ताकत जो पूरे भारत पर हुक्म चला सकती थी, पूरे भारत को एक सूत्र में बांध सकती थी, वो मराठा भी अंग्रेजों के सामने शिकस्त खा गए और मराठाओं का पूरा क्षेत्र अंग्रेजों के हाथ में आ गया। कुछ इस तरीके से मराठाओं का सफा हो जाता अंग्रेजों के द्वारा। आगे की कहानी में और भी हम लोग राजे रजवाड़े और रियासत के बारे में हम लोग जानेंगे, हम लोग सिंध के बारे में जानेंगे, हम लोग पंजाब के बारे में जानेंगे, हम लोग रंजीत सिंह के बारे में भी जानेंगे।
काफी विस्तार पूर्वक। तो इन सबों को जानने के लिए देखते रहिए मंडे टू सैटरडे दोपहर 12 बजे मेरे इस अमिटोपीडिया यूट्यूब चैनल पर आर्टिकुलेट। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।